मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएस इंडिया। सर्वे क्या है, रिडेवलपमेंट क्या है, धारावी का प्लान क्या है, किसको घर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए नहीं होने चाहिए, सरकार ने अपने जीआर में क्या कहा है और अडानी आपसे क्या मांग रहे हैं और किस तरह से वो आप पर दबाव डाल रहे हैं। इन तमाम चीजों के लिए आज का जो एपिसोड है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर किसी को अगर उसका घर धारावी में है तो इस कार्यक्रम को देखना जरूरी है एंड तक। क्यों कि हम तमाम चीजें बताने वाले हैं आपको कि ये रीडेवलपमेंट क्या है और इसके जरिए आपको क्या क्या पेपर देने हैं, सरकार के क्या रूल हैं और अडानी आपके साथ क्या रूल थोप रहे हैं। इन तमाम चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो पेपर क्यों देना चाहिए और पेपर क्यों नहीं देना चाहिए, इन तमाम सवाल का जवाब आपको आज इस कार्यक्रम में मिलेगा। और दूसरी बात ये कि पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला जो अडानी सर हमको देने की बात कर रहे हैं वो कैसे देंगे, कहां देंगे, क्यों देंगे, इन सवालों का भी जवाब आपको मिलने वाला है। तो जरूर इस वीडियो को देखें और अगर आपके समझ में आता है तो ये अपने भाइयों तक भी पहुंचाएं, हर एक धारावी के घर तक पहुंचाएं ताकि उसे पता चले कि उसका डेवलपमेंट किस तरह होने वाला है, उसे धारावी में घर मिलने वाला है या धारावी के बाहर मिलने वाला है। जिसका घर है उसे घर मिलेगा या जो रेंट पर है उसे भी घर मिलेगा। तो ये क्या नियम होंगे, क्या तरीके होंगे, इसको बताने के लिए हमारे साथ जो है एक जबरदस्त एक्टिविस्ट हैं जो हमेशा लोगों की हेल्प करते रहे हैं और पेशे से वो डॉक्टर भी हैं। और हमने बचपन में भी देखा था कि वो क्लासेस भी चलाते थे, लोगों को शिक्षा भी देते थे। तो उनका जो दिमाग है, उनकी जो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर रिवर्स और फॉरवर्ड करके सुने और समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से वो आपके डेवलपमेंट के पूरी पोल को खोलना चाह रहे हैं। जावेद सर, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे सिंपल सा सादा सा सवाल जो है वो यही है कि बार बार सर्वे की बात सबसे पहले आती है। सर्वे के जो मामले हैं उस सर्वे के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, अगर हम कह लें कि अवेयरनेस नहीं है। तो हम ये सिर्फ जानना चाहते हैं सबसे पहले कि सर्वे क्या है और ये सर्वे क्यों कर रहे हैं, सर्वे से क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखिए, यहाँ पर आफाक भाई, हम धारावी में जो लोग रह रहे हैं, जमाने से हम झोपड़पट्टी में बस रहे हैं। सबका सपना है कि एक अच्छा घर मिले, अपना घर मिले, साफ सुथरा माहौल मिले। तो जब भी ये बात आती है कि यहाँ बिल्डिंग बनेगी तो लोगों की आशाएं जगती हैं, लोग बड़े खुश होते हैं। हाँ, विकास सबको चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। इसके पहले भी जो है आप देख रहे हो धारावी में काफी बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डर्स के जरिए 2003 तक डेवलप हो चुकी थी। तो वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ था, वहां पर बिल्डर ने उनको वहीं पर घर बनाकर उन लोगों को दिया और बाकी जो जमीन बची थी वो बिल्डर ने बना के अपना बेचा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जो सर्वे हो रहा है, ये अचानक इस तरह से जैसे लगता है कि कोई मुसीबत आन पड़ी हो। सर्वे वाले घूम रहे हैं, लोगों से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कहीं किसी घर पे नोटिस चिपकाई जा रही है, कहीं नंबर डाले जा रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई मेरे घर के बदले मुझे कहाँ घर मिलेगा, कितना बड़ा घर मिलेगा, किस बेसिस पे मिलेगा, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। कुछ किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग कश्मकश में हैं। और यही बताने की हम कोशिश करते हैं तो लोग ये समझ रहे हैं, हमारे बारे में एक लेबल लगाते हैं कि लोग सर्वे के या डेवलपमेंट के अगेंस्ट में। हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट भी नहीं है। ये जो लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, ये हम उनको जागरूक करना चाह रहे हैं। प्रश्न उठेंगे क्यों नहीं, क्योंकि सरकार ने अपने जीआर में जो लिख के रखा है, जो शर्तें उन्होंने रखी है, उस पर तो सवाल उठेंगे ही ना। जीआर की जहां तक बात की जाए आफाक भाई, आप देखेंगे कि 2003 तक जितने डेवलपमेंट हुए थे तो उसकी कट ऑफ डेट जो थी वो 1995 थी। तो आप समझिए कि ज्यादा से ज्यादा 9 साल पुराने डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे। आज ये 2025 चल रहा है। अब आप सोचो कि 2025 में अगर आप सन 2000 के पहले के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, इसका मतलब 25 साल पुराने डॉक्यूमेंट। अगर किसी शख्स को महाराष्ट्र का डोमिसाइल्ड होना हो तो डोमिसाइल होने के लिए सिर्फ 15 साल के प्रूफ मांगे जाते हैं। नहीं, अगर मैंने अपना रूम अपने बेटे के नाम कर दिया और अभी उसको 20 साल हुए तो क्या उसे घर मिलेगा? देखिए, यहाँ पर दो चीजें मांगी जा रही है।
एक तो ये मांगा जा रहा है कि स्ट्रक्चर का प्रूफ, और दूसरा जिसके नाम आपने घर किया है उसका भी प्रूफ चाहिए। लेकिन यहाँ तो कहा गया था सिर्फ स्ट्रक्चर का सर्वे होगा। नहीं, यही तो गुमराह करने वाली बात है। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर का सर्वे हो और सिर्फ स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंट मांगे जाए, तो आपको पता है कि जितनी भी यहाँ पर झोपड़ी बनी है तकरीबन सब 2000 के पहले की है। जमीन कहाँ खाली थी धारावी में कि जो बाद में लोग झोपड़े बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर सबके पुराने हैं, लेकिन मसला क्या है, ये कहा गया कि 25 साल पुराना प्रूफ दो, डॉक्यूमेंट दो। यानी जो बंदा घर ले रहा है उसके भी कागज चाहिए। अब उसका इलेक्शन आईडी में नाम चाहिए या और उसके नाम पे इलेक्ट्रिक मीटर चाहिए। जाहिर सी बात है, जिसकी उम्र आज 18 साल 20 साल होगी वो कहाँ से लाएगा सन 2000 के पहले के प्रूफ। तो यही तो एक जरिया है कि लोग जो है, इसी वजह से इतने लोग अपात्र हो रहे हैं। इसके पहले जब सर्वे हुआ करता था, पुरानी जो सोसाइटियां बनी है, हार्डली कोई 2 या 3 लोग अपात्र होते थे। लेकिन अब आप देख रहे हो हार्डली 10% लोग पात्र हो रहे हैं, 90% अपात्र हो जा रहे हैं। देखिए, जो सर्वे करने के लिए लोग आते हैं, सबसे पहले जब वो सर्वे करने के लिए अचानक प्राइवेट काफी लोग आए गलियों में, तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम सर्वे करने के लिए आए हैं। तो हमने कहा भाई किस चीज का सर्वे चल रहा है, क्या होने वाला है, और ये इसके बारे में जरा डिटेल बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी हम कोई कागज मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हम घरों पे नंबर डालने आए हैं। हमको गिनना है कि यहाँ पर कितनी झोपड़ी है। सर्वे कौन कर सकता है? सर्वे करने के लिए देखिए, जो सबसे पहली बात, जब हम कई बार धारावी अडानी के ऑफिस में जो धारावी में स्थित है वहां पर हम गए, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये जो एनएमडीपीएल जो कंपनी है, जिसका नाम अभी बदलकर एनएमडीपीएल हो गया, उन्होंने हमको बताया कि इसमें 20% जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट है, 80% प्राइवेट कंपनी का हिस्सा है। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर 20% भी गवर्नमेंट का हिस्सा हो तो गवर्नमेंट के लोग तो दूर दूर कोई दिखाई नहीं देते। और ये जो सर्वे करने के लिए प्राइवेट लोग जो आ रहे हैं, इनसे जब हमने उसके बारे में पूछा तो इनको कोई नॉलेज ही नहीं है। वो कहते हैं कि आपको अगर इसके बारे में जानना है तो हमारे यहाँ आकर बात करो। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोगों को रीच कर रहे हैं, जो पेपर मांग रहे हैं, जो नंबर लिख रहे हैं, वो लोगों के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनको खुद भी कुछ पता नहीं है। तो लोग जो है, जाहिर सी बात है, लोगों के मन में शंका तो उभरेगी ही ना। सेल्फ डिक्लेरेशन को लेके क्या कहोगे कि ये क्या चीज है? सेल्फ डिक्लेरेशन जो आफाक भाई, इसमें क्या होता है कि जैसे जब एक बार घर का सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट आप जमा कर देते हो, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया जाता है, जहां पर हस्बैंड और वाइफ का एक किनारे फोटो लगता है, नाम लिखा जाता है, आपके घर या दुकान का एरिया लिखा जाता है, और उसके नीचे कुछ प्रिंटेड नोट है, और उस नोट के नीचे साइन करनी पड़ती है, और उसके 2 गवाह भी होते हैं। बाद में उसके ऊपर जो है तहसीलदार की साइन होती है। तो उसमें लिखा हुआ है कि सेल्फ डिक्लेरेशन में कि ये जो घर है या दुकान है, इसके सिवा मेरे नाम से पूरे मुंबई में दूसरा कोई ना घर है, ना दुकान है, ना भाड़े पर कोई मकान है, ना मेरा खुद का या मेरी बीवी का कोई घर है, और ना ही मेरे कोई 18 साल से नीचे के बच्चे के नाम पे दूसरा घर है। और ये जो मालूमात मैं, ये जो डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, ये मैं सच्चा दे रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती निकलती है तो मुझे पता है कि भारतीय दंड संहिता के हिसाब से जो सजा है वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। अब ये हम वहां पर लिख कर देते हैं? जी हाँ, वो लिखा हुआ है, ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, आपको सिर्फ साइन करना है। अब यहाँ मैंने जिन लोगों से भी पूछा कि जब आपने सिग्नेचर की, ऊपर फोटो लगा था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में, उसमें क्या लिखा हुआ था, आपको पता है क्या? तो बोले नहीं, उन्होंने बस एक फॉर्म दिया, बोले आपका सर्वे हो गया है, कागज अपलोड हो गए ऑनलाइन, अब बस खाली आप इस पे एक साइन कर दो। हमने साइन करके उनको दे दिया। अब उस पे क्या लिखा था हमको मालूम नहीं। अच्छा, तो यही वजह है कि मेघवाड़ी वालों को नोटिस दी गई है कि अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो हम पुलिस लाएंगे, मिलिट्री लाएंगे, और अगर तुम पर कार्रवाई भी करेंगे तो पैसा भी तुम्हें देना होगा। जी हाँ, उसमें खुले तौर पे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, खुला लिखा हुआ है कि अगर मेरी मालूमात जो मैंने ऊपर दी है, अगर उसमें कोई गलती हो, अगर मैंने कोई गलत मालूमात दी हो, तो भारतीय दंड संहिता के हिसाब से
जो मेरे ऊपर धाराएं लगती हैं उसके हिसाब से मुझे मालूम है कि सजा मिलेगी, वो भुगतने को तैयार हूं। तो आपने बिना जाने हुए साइन तो कर दिया। और बहुत लोगों के पास ऐसा है कि धारावी में एक झोपड़ा है, किसी के पास गोवंडी में झोपड़ा है, किसी के पास यहाँ धारावी में एक झोपड़ा है, उसने माही में फ्लैट ले रखा है। तो अब वो डिक्लेरेशन के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि आपका एक घर कैंसिल हो जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके बच्चे 15 साल के हैं, तो उस आदमी ने एक अपने लिए लिया है और एक आने वाले बच्चे के लिए लेकर रखा है। जाहिर सी बात है 15 साल के नीचे के आदमी के नाम पे रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं सकता। तो अगर उसने ले रखा है तो उसका एक घर चला जाएगा। बल्कि एक बहन ने तो ये भी सवाल पूछ लिया कि अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम एक ही घर रख सकते हो, तो उसने पूछा कि अडानी के पास कितने घर है। सही बात है। क्योंकि हर कोई आने वाला अपने बच्चे के लिए इंतजाम तो करता है ना साहब, लेकिन लोगों ने साइन कहाँ किया उनको पता नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप कहाँ सिग्नेचर कर रहे हो, उसमें क्या लिखा हुआ आप पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो तो जो आपके यहाँ पढ़े लिखे हैं उनसे पूछो। तो ये अवेयरनेस तो लोगों में होनी चाहिए ना। तो यानी कि सर्वे के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, जिस तरह नाबालिग से आप कारोबार नहीं कर सकते, उसी तरह से जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बताते भी नहीं ना, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है। एक मरतबा वो एक से फॉर्म ले रहे थे, हम वहां पर पहुंच गए, हमने बताया बोले साहब इसको बताओ इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है। बोले वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम सर्वे करना है, आप एक्टिविस्ट लोग हैं, आप इनको बताइए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए, एक जीआर जो है वो बहुत तेजी से घूम रहा है लोगों के पास। वो जीआर में साफ साफ गवर्नमेंट ने कुछ नियम बताए हैं, कुछ कट ऑफ डेट बताए हैं और कुछ भाड़े किराए के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताए। उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? जो जीआर है 4 अक्टूबर 2024 का है और ये हमको जाहिर सी बात है 4 अक्टूबर 2024 का है, तो हमको हमारे हाथ लेट आया, जब तक काफी काम हो चुका था। सर्वे का बहुत सारा लोगों को नंबरिंग भी पड़ गई थी, कुछ दलालों के चक्कर में लोग अनजाने में अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए थे लोगों ने। तो वो जीआर जब आया तो हमने जीआर पढ़ के जब लोगों को बताया तो लोगों की वो सुनने के बाद तो लोगों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा है उसमें बहुत सारे लोग ठगे जा चुके थे ऑलरेडी, उन्होंने बायोमेट्रिक रख दिया था बिना जाने हुए। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप सर्वे जरूर करो, लेकिन लोगों को बता तो दो कि पर्दे के पीछे क्या षड्यंत्र है। तो जरा पर्दा उठाइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए क्या है पर्दे के पीछे। उसमें कुछ बातें मैं आपको आपके सामने, आपके माध्यम से दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। जैसे उसके अंदर एक जगह लिखा हुआ है कि अगर किसी का घर 50 स्क्वायर फीट से कम है तो उस झोपड़ी को झोपड़ी ही नहीं माना जाएगा, घर ही नहीं माना जाएगा, घर ही नहीं माना जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि मेरा तो पहला सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2021 तक हम सारे लोग को घर देंगे। मैं कहता हूँ एक गरीब फैमिली है, उसके पास 50 स्क्वायर फीट से छोटा ही घर सही, कम से कम वो अपने घर में तो रह रहा है। अगर आप इस तरह की बातें जीआर में लिखोगे कि 50 स्क्वायर फुट से नीचे घर को घर ही नहीं माना जाएगा, तो कल के दिन वो बंदा कहाँ जाएगा? कुछ दिनों पहले कुमारवाड़ा में जो है वो काफी झगड़े हो रहे थे सर्वे को लेकर, तो हमने वहां देखा जो सर्वे करवा रहे थे उनकी तो 50 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा कम है। तो जिनके घर छोटे हैं उनको ये बात पता ही नहीं है ना। अभी मैं आपको इधर आपको कुंची कुर्बे नगर, मुस्लिम नगर का जो पीछे का इलाका है जहाँ गोंधड़ी समाज के लोग रहते हैं, कुंची कुर्बे नगर के लोग रहते हैं, उनके यहाँ क्या वो गरीब लोग हैं, लोग बर्तन बेचकर वो अपना पुराने जूने कपड़े से अपना पेट भरते हैं। उनके पास जो घर है अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए उनका घर 90 स्क्वायर फीट का था और 2 भाई थे, तो उन्होंने बहुत पहले 1990-95 में 2 हिस्से कर लिए, आधे में एक भाई रहता है, आधे में दूसरा भाई रहता है। तो आज अगर उनका सर्वे आप करोगे तो वो सारे बेचारे गरीब लोग बेघर हो जाएंगे। तो पता चला जो अपने छोटे मोटे झोपड़े में था वो तो रात ही रात फुटपाथ पे आ जाएगा। और इससे भी ज्यादा मैं खतरनाक बात बता दूं आफाक भाई, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके भी ऐसे छोटे घर है वो सर्वे करवा कर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल मान लिए, वो घर से भी। ये जीआर की कॉपी मेरे पास मौजूद है, इसमें खुला लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूं जीआर में। इसी तरह से जिनके घर 6 फीट हाइट से कम के घर है, जाहिर सी बात है कोई घर जब बनाता है तो 6 फीट की कम से हाइट तो बनाता नहीं, 7 की बनाया, 7.5 की बनाया,
लेकिन आप जानते हैं कि बीएमसी वाले क्या करते हैं, रोड रिपेयरिंग के नाम पे उनको डेब्रीज खोद के ले जाना चाहिए, लेकिन वो उसमें पैसा बचाने के चक्कर में वो ले नहीं जाते, उल्टा उसी पर ऊंचा हो जाता है। ऊंचा हो जाता है। अब ऊंचा हो गया तो लोगों के मकान नीचे हो गए, तो इस तो फिर घर तो उनका 6-7 फीट का है ना, नहीं। अंदर अंदर से भले से दीवार वो ऊंची हो जाए। हाँ साहब, यही तो बात है, इस जीआर में किसी ने पढ़ा नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका घर सड़क की ऊंचाई से नीचे हो गया है तो आपका घर अंदर से नहीं, बाहर की सड़क से नापा जाएगा। इस तरह से और बहुत सारे घर, वो गलती किसने की है, बीएमसी ने। बीएमसी लेकिन ने, घर तो गरीब का जा रहा है। घर गरीब का जा रहा है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, सारे डॉक्यूमेंट है, उसका एरिया भी बड़ा है, उसके पास सन 2000 पहले के सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। लेकिन अब मुझे बताइए, ये लोगों को बेघर करने का बहाना नहीं है तो क्या है? क्या ये जीआर जो है ये गरीबों के हित में है? अब इसके बाद जो लोगों को खुश किया जाता है माले को लेकर, बड़े लोग खुश हैं कि भाई माले के बदले घर मिल रहा है। देखिए, इसके पीछे भी एक षड्यंत्र था। लोगों ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारे माले के बदले घर मिलेगा। ये खुद सर्वे वाले घुस घुस के गए हैं, जिनकी सीढ़ियां अंदर से थी उनके यहाँ भी गए हैं और उन्होंने नंबर डाल दिया है, क्योंकि उनको दिखाना था कि धारावी में 50,000 के बजाय 1.5 लाख जो है झोपड़े स्ट्रक्चर्स है। तो उसी हिसाब से उन्होंने 3 गुना जमीन सरकार से ली। खैर, हम पहले बात कर लेते हैं कि कट ऑफ डेट का क्या मामला है जीआर में, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कट ऑफ डेट में यहाँ पर जो है 3 क्राइटेरिया है। एक वो है जो सन 2000 के पहले के लोग हैं, तो जो 2000 के पहले के लोग हैं उनको फ्री में 350 स्क्वायर फुट घर देने की बात हुई है। लेकिन वो जो घर है वो उनको कहाँ दिया जाएगा ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है। नहीं, डीएनए का है ना, नो जीआर में उन्होंने लिखा डीएनए, धारावी नोटिफाई एरिया, तो यानी कि कुर्ला से लेकर मुलुंड तक। तो साहब, अगर किसी को मुलुंड में फेंक दिया गया तो धारावी कहलाएगा वो भी। तो वो मुलुंड वाले भी तो लेने को तैयार नहीं है, धारावी वालों को अछूत बना दिए। हाँ, कुर्ला वाले भी लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं कि हम धारावी के लोग मालोनी में असलम खान लड़ रहे हैं। ये तो धारावी कर की इंसल्ट है, और इसकी जिम्मेदार कौन है? ऐसे इंसल्ट हम तो जाना ही नहीं चाहते ना। हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां पर ये हमको भेजकर हमारी पूरी जग हंसाई करवा रहे हैं। ये तो हम तो अपने घर पे यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं, हमको तो फक्र है कि हम धारावी करें, इसी जमीन में बड़े हुए। और दूसरा, जो सन 2000 से 2011 के अंदर यानी 2010 के आखिर तक के जो लोग हैं उनको जो नोटिफाइड एरिया में बाहर देने की बात हो रही है, वो सशुल्क पाने वाले हैं, फ्री में घर नहीं मिलने वाला है उनको। अच्छा, उनको भी घर फ्री में नहीं मिलेगा ना, उसमें लिखा हुआ है कि उनको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भरनी पड़ेगी। वो क्या भरनी होगी? वो जो है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर 300 स्क्वायर फुट का घर है तो सुपर बिल्डअप एरिया के हिसाब से उसकी घर की कीमत 25-30 लाख रुपए भरनी पड़ सकती है। और उसमें यह भी मेंशन है कि दिस डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। अच्छा, होगा तो ही मिलेगा, होगा तो मिलेगा, बोरिया बिस्तर लेके बैठना पड़ेगा। जीआर में लिखा हुआ है। अब सवाल यह पैदा हो गया, मुझे हाथ में एक कागज पकड़ा दिया गया कि आपको फला जगह घर मिलेगा, और मैं ये ऑफिस वो ऑफिस के चक्कर मार रहा हूँ और पता चला कि घर ही अवेलेबल नहीं है। मुझसे कहा गया, आप तो जानते हैं सिस्टम में क्या चल रहा है कि अगर आपको एक कागज सीधा कराना हो तो कितने करप्शन से होकर गुजरना पड़ता है। और मजे की बात तो ये सुनने में आ रहा है कि अब ये सर्वे वाले भी 4 से 5 लाख रुपया लेकर लोगों को जो है, जो उनके कागजात है उनको ठीक करने का काम शुरू कर चुके हैं। ठीक करने का काम छोड़ दीजिए, हमारे पास तो ये रिपोर्ट भी आई है कि 4-5 लाख रुपया लेकर बिगर स्ट्रक्चर वाले को भी नंबर भी मिल रहा है और पात्र करके भी मिल रहा है। हम भी ऐसे लोगों से मिले हैं और लोग बताना शुरू कर दिए कि अब ये लोगों ने भी कमाई का जरिया खोल दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जो मामला अब अटक रहा है कि लोगों को एक धोखा दे दिया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर भी मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर भी मिलेगा और थर्ड फ्लोर भी मिलेगा। इसका क्या मामला है? क्या वाकई मिलेगा या लोगों को सिर्फ एक दिलासा दिया जा रहा है ताकि वो घर खाली करे और रफू चक्कर हो जाए यहाँ से? देखिए, जो माले वालों की बात है कि माले वालों को घर देने की जो बात है, लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमको माले का घर मिलेगा। ये तो उनको 3 गुना जमीन सरकार से लेनी थी माले वालों के नाम पे, तो माले वालों के नाम पे तो इन्होंने जमीन ले ली। लेकिन जो माले वाले हैं वो जीआर के बताने के मुताबिक
वो लोग माले का घर ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जो लेने की शर्तें हैं वो इतनी सख्त है कि अगर उनको दौड़ा के भी दिया जाएगा कि माले के बदले आपको घर दिया जा रहा है, आप ले लो, तो वो नहीं लेंगे। क्या ऐसा खास है उसमें? इसमें ऐसी बातें लिखी हुई है कि माले के बदले में आपको 300 स्क्वायर फीट का घर दिया जाएगा। वो घर जो है उसकी कीमत, पहली शर्त ये रहेगी आप उसकी कीमत अदा करो, और उसकी कीमत जो है वो जमीन की कीमत, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और 30% प्रॉफिट, अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से कम होगी। इतनी कीमत होगी? हो सकती है। तो एक आम आदमी किराए पे रहने वाला कहां से लाएगा? तो जब आप कीमत नहीं दे पाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप किराए पे ले लो, और किराए पे लेने के लिए जैसे आपको ये चिन्हित कर दिया गया कि ये आदमी एलिजिबल है माले के लिए, तो आपको 30 दिन के अंदर उसका 3 महीने का एडवांस में किराया जमा करना पड़ेगा। ये जीआर में लिखा हुआ है? जीआर में लिखा हुआ है। अच्छा। 30 दिन के अंदर, अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर शायद आपको नहीं मिलेगा घर। और 3 महीने का किराया कैसे देना होगा? किराया जो है वो एक बैंक का नाम बताएंगे, कंपनी एक बैंक का नाम बताएगी, और उस बैंक के अंदर आपको किराया जमा करना पड़ेगा, जिसमें एडवांस में 1 से 7 तारीख के बीच में किराया कट जाएगा। और वो किराया अगर आप 15 दिन लेट होते हो आपको नोटिस आएगी, और अगर उस नोटिस के पीरियड के अंदर आपने किराया नहीं भर दिया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए उसमें से निकाल दिया जाएगा। और जानते हैं आप किराया कितना होगा? जो घर की कीमत होगी उस टाइम जब आपको मिलेगा, जैसे कहा जा रहा है 10 साल के बाद, तो उस टाइम जो घर की कीमत होगी उसका 0.261%। सोचो कि अगर उस घर की कीमत 1 करोड़ रुपए हुई तो 26,100 रुपया पर मंथ आपको किराया देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाड़ा 26,100 रुपया हो सकता है अगर उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए हुई तो 0.261% में। और इसके ऊपर अगली शर्त यह है कि वो किराया हर साल 5% बढ़ता जाएगा। अच्छा, ब्याज पर ब्याज। अब आप सोचो कि 10वें साल में कितना होगा, 20वें साल में कितना होगा। और ये शर्त ध्यान में रहे कि अगर कभी भी 15 दिन आप लेट हुए तो आपको उस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। वाह। खैर, ये बात तो तब आएगी जब मैं एलिजिबल होऊंगा या पात्र होऊंगा या अपात्र होऊंगा। पहले मुझे ये बता दो, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पात्रता के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सी डेट होनी चाहिए उसको, और कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? पात्र होने के लिए जो जैसे मैंने आपको तीनों बातें पहले मैंने क्लियर कर दीजिए यहाँ पर। देखिए, पहली शर्त तो ये है पात्र होने के लिए कि सन 2000 के पहले का आपके घर का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जो पर्सन पात्र होना चाहता है उसका भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जुलाई या दिसंबर? 31 दिसंबर सन 1999 उसके पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब आप फ्री हाउसिंग के लिए पात्र होंगे, जैसा कि जीआर में बताया गया है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट सन 2000 से 31 दिसंबर सन 2010 तक है तो आप अपात्र होंगे, और आपको घर सशुल्क दिया जाएगा, यानी उसकी लागत पे, यानी वो उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख हो सकती है। और वो भी धारावी में नहीं। कहा जा रहा है कि 2011 तक के जितने लोगों को 2.5 लाख रुपया भर के उनको मिलेगा घर। 2.5 लाख रुपए में घर मिलेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। 2.5 लाख रुपया, आपको मालूम है कि जब कोई घर खरीदता है तो प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत उसे 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो वो सब्सिडी की अमाउंट हो सकती है। जहां पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात कही गई है 300 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग में घर, जबकि उसमें सारी चीजें शामिल होगी, सुपर बिल्डअप एरिया, वो कैसे 2.5 लाख में मिल जाएगा आपको? एक झोपड़ा बनाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो क्या 2.5 लाख रुपए में एक फ्लैट बन के तैयार हो सकता है? डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए? डॉक्यूमेंट में उन्होंने बहुत सारी, पहले तो जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट में सिर्फ कोई भी एक सबूत दे दो, लेकिन एक सबूत तो लोगों ने घर का दे दिया। सारे जितने धारे में घर बने हुए हैं सबके पास घर के फोटो पास या सर्वे पावती है, लेकिन वो इनफ डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो घर के लिए है, लेकिन जो बंदा एलिजिबल होना चाह रहा है उसका नाम भी साबित होना चाहिए, वोटर आईडी में हो, या उसके नाम लाइट बिल हो, या राशन कार्ड हो, तो
ये जो डॉक्यूमेंट्स है, अब जाहिर सी बात है अगर किसी का राशन कार्ड में नाम होगा तो कम से कम उसकी उम्र 45 साल तो होनी चाहिए, 20 साल उस वक्त और 25 साल कट ऑफ डेट को हो गए। तो 45 ईयर्स के जो नीचे के लोग रहेंगे कैसे उनका नाम पे लाइट बिल रहेगी या वोटर आईडी में उनका नाम रहेगा। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर को पात कर रही है, वजह क्या है? ग्राउंड फ्लोर, जाहिर सी बात है जो ग्राउंड फ्लोर अपात्र हो गया उसके माले को तो वो डायरेक्टली अपात्र हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन है कि माले उसी माले पे जो है गौर किया जाएगा जिसका ग्राउंड फ्लोर जो है वो पात्र हो। अब देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर माले वालों को रूम देने की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे माले हैं जिनको 1976 में इंदिरा गांधी के दौर में बीएमसी ने रेगुलराइज किया था, उनको फोटो पास दिया था, इंडिविजुअली उनका मीटर है, लाइट बिल उनके नाम पे है और उनके सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आपका सर्वे उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे नहीं होगा। जबकि वहीं पर भारतीय सोसाइटी और साथी सोसाइटी में बहुत सारे माले वाले लोग मौजूद थे जिनको एसआरई स्कीम में मंजूर किया और उनको घर भी मिला है। आज वो लोग तरस रहे हैं जिनके पास 1976 का फोटो पास है माले का, जिनका जो रेंट पे रह रहे हैं उनको घर देने की बात हो रही है, लेकिन जिनके पास 1976 का फोटो पास ऑलरेडी दिया गया और वो रेगुलर उसका भाड़ा भरते हुए आ रहे थे, उनका भाड़ा लेना बंद कर दिया गया और उनसे कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे, हमारे पास पहले माले को रेगुलराइज करने का कोई वो नहीं है। तो ये उनके ऊपर अन्याय है ना। एक्शन लेने की बात जो कही गई है वो क्या है? देखिए जीआर अगर आप पढ़ेंगे तो जीआर में लिखा हुआ है कि हमारे जैसे एक्टिविस्ट जो लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जीआर में क्या लिखा गया है, जब ये बताने जाते हैं तो शायद ये हमारे बारे में ही लिखा हुआ है कि जो लोग इसकी जानकारी लोगों को देंगे उनको या जो इसका विरोध करेंगे। देखिए विरोध में हम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन जिस तरह से ये छुपे छुपे हो रहा है ना, लोगों को धोखे में रखकर, धोखे में जो रखा जा रहा है हम उसके विरोध में है। हम इसीलिए जानकारी दे रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट देना है तो दो, लेकिन ये पहले जान लो कि क्या क्या शर्तें हैं। अगर ये शर्तें बताने के लिए ये उसमें धमकी के तौर पे दिया गया है, आप समझ सकते हो, धमकी ही समझ सकते हो कि जो लोग ये जानकारी देंगे ऐसे लोगों के ऊपर पहली बात उनको स्कीम से बाहर रखा जाएगा, दूसरी बात उनके ऊपर कंपनी कंप्लेन करके कार्रवाई करवा सकती है। तो बताओ, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपनी राय रखूं, और दूसरी बात जो बात जीआर में लिखी हुई है ये बताना कैसे गुनाह हो गया? अगर ये गुनाह है तो सरकार ने फिर इसको प्रिंट क्यों किया है? चलिए अब आगे हम एक सवाल ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक किसी को समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने पेपर दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया, उसमें क्या अंतर है? देखिए जिन लोगों ने पेपर दिया है यानी उन्होंने उनकी शर्तों को कबूल कर लिया है, वहां पर सिग्नेचर है। जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में बताई आपको कि उनकी शर्तें जो जीआर में बातें लिखी गई है ये उनकी शर्तें हैं, और दूसरी बात जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें क्लियरली मेंशन है कि इस घर के सिवा मेरे वाइफ के नाम या मेरे नाम या 18 साल से नीचे बच्चे के नाम कोई दूसरा स्ट्रक्चर पूरे मुंबई में मौजूद नहीं है। अगर मेरी दी गई मालूमात में कहीं कोई गलती होती है तो भारतीय दंड संहिता के जो कॉलम है उसके हिसाब से मुझे सजा दी जाएगी। इसकी मुझे पूरी जानकारी है और मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। ऐसा लिखकर दो लोगों की गवाही की मौजूदगी में साइन किया गया है। यानी आप ये एकदम साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने पेपर दे दिया है वो फंस गए हैं, जिन्होंने पेपर दिया है उन शर्तों को मंजूर किया है, अब वो शर्तों के हिसाब से अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसकी जद में आएंगे। यानी कि अगर वो अपात्र हो जाते हैं और अड़ जाते हैं कि मुझे अपात्र क्यों किया गया, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई उन पर लागू होगी। जाहिर सी बात है कि जो उनको अपात्र किया गया है ये उन्होंने शरायत पढ़ी नहीं थी, इन्हीं शर्तों की बुनियाद पर उनको अपात्र कर दिया गया। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनको बहुत सारे लोग को डराया जा रहा है कि आप पेपर नहीं दोगे तो बाद में आपका पेपर नहीं लिया जाएगा, आपका घर तोड़ दिया जाएगा। जितनी मेरी जानकारी वो ये है कि बीएमसी हो या एसआरए हो, जब किसी का घर खाली कराती है तो उसे पहले एक नोटिस देती है और उस नोटिस का उसको जवाब देने का वक्त दिया जाता है कि आप ये घर
क्यों नहीं खाली कर रहे हो? तो जो लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया उनके पास एक मौका बचा है, वो अपनी बात रख सकते हैं कि हमने जो है, हमको ये घर क्यों नहीं खाली करना है, वो आप कह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी साइन करके दे दिया है, उनको बोलने के लिए अब क्या बचा है? आज जब उनको ये मालूम हो रहा है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप जान रहे हैं, जैसे मेघवाड़ी का रिजल्ट आया और उसी तरह आजाद नगर का रिजल्ट आया, राजीव गांधी नगर झोपड़पट्टी का रिजल्ट आया, और भी बहुत सारे जगहों का रिजल्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं मुश्किल से जो है 15 से 20% लोग पात्र नहीं हो पा रहे हैं। इतने बड़ी तादाद में 80% से ज्यादा लोग हर जगह अपात्र हो रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या ये डेवलपमेंट है? क्या लोगों को घरों से बाहर करने के बाद जब लोग फुटपाथ पे आ जाएंगे तो क्या आप उसको डेवलपमेंट कहेंगे? यहाँ पर और एक बात सामने आती है कि जिन लोगों ने पेपर दे के डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया है, तो अब तो वो फंस गए हैं। अब वो अपने आप को फंसा इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उनको नोटिस मिलेगी, अब तो उनको खाली करना ही पड़ेगा घर। नोटिस मिल रही है, मेघवाड़ी में देखिए नोटिस मिल रही है कि 7 दिन में खाली कर दीजिए। आफाक भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि 7 दिन में आप खाली कर दीजिए, तो 7 दिन में क्या आप कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो पाएंगे? आपके बच्चों के एजुकेशन का क्या होगा? आपके जॉब का क्या होगा? किसी की दुकान होगी उसका क्या होगा? 7 दिन की मुद्दत में खाली करना। यहाँ तो ये दावा किया गया था कि हम की टू की डेवलपमेंट कर रहे हैं। किधर है वो की? कहीं वो की तो नहीं थी। प्लास्टिक की दी थी हाँ, रबर की। तो ये जिस तरह से काम हो रहा है, बस वही प्लास्टिक का घर मिला था और प्लास्टिक की। शायद लोग इसी में खुश हो गए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देश व दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।